नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। राहुल गांधी को 2 साल की सजा, क्या है इसके मायने? और ईवीएम के खिलाफ दिल्ली में आज बड़ी बैठक हुई है। लेकिन आज सबसे पहले जो हम सब के ऊपर कर्ज है, हम सब के ऊपर जिनका कर्ज है और शहीदों के शहीदी पर हर वर्ष लगेंगे मेले। आप सोचिए, आज एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था और मैं चाहता हूं कि मैं वो आपको बताऊं। प्रकाश केरे ने पोस्ट लिखा है और आज के समय में बहुत जरूरी हो जा रहा है ये पढ़ना, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। और ये तस्वीर देखिए, सुखदेव, राजगुरु, शहीद भगत सिंह, ये 3 तस्वीरें हैं। ये देखिए, ये सुखदेव और राजगुरु जी की माता जी हैं और राजगुरु मदर्स ममता पार्वती बाई, राजगुरु की माता जी हैं, भगत सिंह की माता जी हैं विद्यावती। तो इन तीनों वीर शहीदों की मां को भी हम जानते हैं और आप उनको भी जानते हैं जो आज शहीद हुए। लेकिन एक खबर ट्रिब्यून की है, ये देखिए। मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं, मैं आऊंगा राहुल गांधी पर और ईवीएम को लेकर, लेकिन कुछ बातें सुन लीजिए। अच्छा, एक बात बताइए, शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, हम उनको क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया। क्या आप उन लोगों का नाम जानते हैं जिन्होंने इन तीनों के मुखबिरी के बदले में बड़े बड़े पद लिए, करोड़ों की संपत्ति बनाई? इतिहास ने उनको गर्त में डाल दिया है। उनके नाम पर कोई अपने बच्चों का नाम नहीं रखेगा और न उनको कोई जानता। यही होता है, अगर आप इंसानियत के लिए, सच के लिए, ईमानदारी से शहीद होंगे तो आपकी आने वाली नस्लें आपको याद रखेगी। अंग्रेजों ने क्या क्या साजिश नहीं की, कम समय लगेगा, मैं पढ़ के बताता हूं। लेकिन सोचिए, जो मुखबिर बने, जिन्होंने सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह को फांसी तक पहुंचवा दिया, जिन्होंने इस देश से गद्दारी की, जिन्होंने इंसानियत से गद्दारी की, आज उनको ब्लैकलिस्ट है, उनका कोई नाम भी नहीं जानता। लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूं कि वो कौन लोग थे। शहीदों के हत्यारे, ये टाइटल है। शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत के बाद आंदोलन को धोखा देने वालों, जेल के अधिकारियों तथा रात के अंधेरे में शहीदों के शव को जलाने वाले पुलिस अधिकारियों को ब्रिटिश सरकार ने बड़े बड़े इनाम दिए थे। लेकिन कोई जानता है? इन क्रांतिकारियों के निकट सहयोगी रहे हंसराज बोहरा की कहानी तो लोग जानते ही हैं कि इनकी गवाही शहीदों के फांसी का सबसे बड़ा आधार बनी। बोहरा ने आर्थिक लाभ लेने के बजाय लंदन में पढ़ाई का खर्च पंजाब सरकार से लिया, वापसी में सरकारी अधिकारी बने, फिर लाहौर के एक अखबार के संवाददाता बने और बाद में टाइम्स ऑफ इंडिया के अमेरिका में संवाददाता हुए। कई दशक बाद उन्होंने राजगुरु के भाई को पत्र में अपनी सफाई देने की कोशिश की, पर यह भी लिखा कि वह दौर उन्हें आक्रांत करता है और उनकी इच्छा है कि लोग उन्हें विसार दें। यह शख्स बोहरा, जिसको लाखों करोड़ों की संपत्ति मिली, ये कभी चैन की नींद सो नहीं पाया। सोचिए, शहीद राजदेव, सुखदेव और भगत सिंह तो एक बार शहीद हुए और अमर हो गए, और ये रोज तिल तिल कर मरता रहा। और आज भी लोग इनकी शर्मिंदगी की कहानी सुनाते हैं। अब आगे बढ़िए। क्रांतिकारी से सरकारी गवाह बने जयगोपाल को 20,000 रुपए मिले। क्रांतिकारी से सरकारी गवाह बने जयगोपाल को 20,000 रुपए मिले, जबकि 2 अन्य गवाहों, एक क्रांतिकारी भी थे, फणींद्र घोष और मनमोहन बनर्जी को बिहार के चंपारण में 50-50 एकड़ जमीन मिली। विभिन्न ओहदों के जेल अधिकारियों एफ.ए. बारकर, एन.आर. पुरी, पी.डी. चोपड़ा को पदोन्नति और मेडल में हासिल हुए। फांसी देखकर रोने वाले जेल उपाधीक्षक अकबर खान को पहले निलंबित किया गया। खान से बहादुरी की पदवी छीनी गई, लेकिन बाद में नौकरी पर रख लिया गया। लाहौर षड्यंत्र केस के जांच अधिकारी शेख अब्दुल्ला अजीज को विशेष पदोन्नति मिली। ये सारी जानकारियां देते हुए पंजाब के पुलिस अधिकारी आर.के. कौशिक ने कुछ साल पहले एक लेख में बताया है कि अजीज का मामला 200 साल के ब्रिटिश हुकूमत का अकेला मामला है, जिसमें हेड कांस्टेबल के रूप में भर्ती हुआ आदमी डीआईजी होकर सेवानिवृत्त हुआ था। अजीज के बेटे को उसी साल डीएसपी बना दिया गया था। इसके अलावा उसे 50 एकड़ जमीन मिली थी।
आपको नहीं लगता है सब कुछ ऐसे ही चल रहा है? लेकिन सोचिए, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच के देश के साथ गद्दारी की, स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी तक पहुंचा दिया। उनको कोई जानता भी है क्या? लेकिन जो लोग लड़े, चाहे सामाजिक आंदोलन के लिए, चाहे देश के लिए, सोचिए इस देश में सिद्धो कान्हो, तिलका मांझी, महतो 1857 से पहले जो अंग्रेजों से लड़ रहे थे, उनका इतिहास लिखा जा रहा है। भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धा कान्हो, तिलका मांझी, महतो, झलकारी बाई, फूले पेरियार, अंबेडकर, कबीर, रैदास, जो सोशल जागृति के लिए लड़े। इसलिए कह रहा हूं इतिहास सबका लिखा जाएगा। आप सत्ता के सामने हो सकता है कि कुछ चाटुकारिता करके बड़े पदों पर पहुंच जाए, आप एक दो पीढ़ियों के लिए संसाधन जुटा लिए, लेकिन इतिहास आपको ब्लैक लिस्ट करेगा। इतिहास में आपका नाम आपको तय करना है कि आप अमर होना चाहते हैं या गद्दार कहलाना चाहते हैं, डरपोक कहलाना चाहते हैं। सोचिए, आगे सुनिए किस तरह से उन्होंने बड़ी कहानी लिखी है, जो मैं चाहता हूं कि आपको पढ़ के बताऊं। और आज का दिन राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह के नाम। लाहौर षड्यंत्र केस की लाहौर के एसएसपी हैमिल्टन हार्डिंग को भी पुरस्कार मिला। शहीदों के शव को जलाने वाले अधिकारी सुदर्शन सिंह, अमर सिंह और जेआर मॉरिस तथा इस काम में शामिल तमाम पुलिसकर्मियों को भी प्रमोशन और पुरस्कार मिले। लाहौर एवं कसूर के प्रशासनिक अधिकारियों पंडित श्री कृष्ण, शेख अब्दुल्ला, हामिद और लाला नाथू राम को भी ओहदे और मेडल मिले। चीफ जस्टिस सर सादी लाल और गवाह सर शोभा सिंह को भी खूब मिला। अब फांसी देने वाले जल्लादों का क्या कोसना, उन्हें तो तब भी और अब भी बहुत मामूली रकम मिलती थी। बहरहाल कौशिक साहब ने बताया कि शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के जल्लाद काल मसीह के बेटे तारा मसीह ने बहुत सालों बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। द ट्रिब्यून की ये रिपोर्ट है। आगे आपको बताता हूं। काकोरी की घटना के बाद गिरफ्तारी से बचने और के लिए छुपने के सिलसिले में अशफाक लाहौर में कई माह रहे थे। उन दिनों के बारे में कॉमरेड रामचंद्र ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने अशफाक को अपने यहां रखा था। भगत सिंह और भगवती चरण बोहरा को भनक लग गई कि अशफाक उनके यहां है। पता लगाने के लिए जब भगवती चरण आए तो अशफाक की सलाह पर रामचंद्र ने मना कर दिया कि अशफाक वहां है। बाद में भगत सिंह आए तो रामचंद्र ने उन्हें अभी जानकारी नहीं दी। क्रांतिकारी संघर्षों के इतिहास में मुखबिरी का मामला बड़ा दिलचस्प रहा है। अशफाक ने रामचंद्र को बोहरा से कुछ बताने के लिए इसलिए मना किया था, उन्हें शक था कि बोहरा सीआईडी के आदमी है। अशफाक के जाने के बाद जब लाहौर के क्रांतिकारियों को उनके यहाँ आने का होने का पता चला तो केदारनाथ सहगल ने रामचंद्र को डांटा कि उनके पीछे खुद सीआईडी लगी है, उन्हें ऐसा खतरा नहीं उठाना था। और अगर अशफाक उनके यहाँ से पकड़े जाते तो रामचंद्र के सीआईडी से मिले होने का सबूत फैल जाता। यह भी है, यहां भी हालात में पंडित अमरनाथ को भी परेशानी होती, जिनकी मां के हाथ का बनाया खाना अशफाक रामकिशन बनकर खाते थे। नौजवान भारत सभा जिंदाबाद, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जिंदाबाद। तो सोचिए, ये वो हैं, वो शहीद हैं जिन्होंने इस मिट्टी के लिए, इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी। लेकिन वो कौन लोग थे जो उन्होंने गद्दारी की? उनका कोई नाम लेने वाला है क्या? कोई जानने वाला है क्या? तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि मैं भी महलों में रह लेता अगर मैं सत्ता को गह लेता। ये कविताएं जो हैं, ये सोचिएगा। और सोचिए, इस देश में सरदार भगत सिंह, शहीद आजम भगत सिंह ने क्या कहा। उनके लेख पढ़िए। उन्होंने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी बीमारी कर्मकांड और जातिवाद है। जब वो जेल गए और जब बाबा साहब के काम के बारे में उनको पता चला, तब उन्होंने, जो जेल की सफाई कर्मचारी थी, उनको मां का दर्जा दिया और कहा कि मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। और वो चाहते थे कि अनटचेबिलिटी, जातिवाद, मनुवाद खत्म हो इस देश से। और उनको लग गया था कि अंग्रेज तो कुछ भी नहीं है, भारत में कर्मकांड और जातिवाद की जड़ इतनी गहरी है कि यही हमारी गुलामी का कारण है। हम जातियों में बटे हुए हैं, हम धार्मिक रूप से एकजुट लोग नहीं है और जातियों में बटे हुए हैं, और इसलिए हम पर कोई आके गुलाम हमें बना लेता है। भगत सिंह जब जेल में गए तो उनको अध्ययन करने का मौका मिला, समय मिला। तब उन्होंने समझा कि भारत में ऊंच नीच, जात पात, धार्मिक कर्मकांड, अशिक्षा, ज्ञान जो है वो लोगों को गहरे जड़ों तक पकड़े हुए हैं। और जो लोग मुगलों के दौर में
अंग्रेजों के दौर में लाभार्थी थे, वो आज भी जातिवाद के लाभार्थी हैं। और इसीलिए बाबा साहब दोनों मोर्चों पर लड़ रहे थे। वो जातिवाद के खिलाफ भी लड़ रहे थे और वो अंग्रेजों से भी लोहा ले रहे थे। अब सोचिए। खैर, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको तय करना है। बाबा साहब ने तय किया था कि मेरी उम्र लंबी नहीं होगी, छोटी होगी, लेकिन शानदार होगी। भगत सिंह ने तय किया था कि मैं गद्दार नहीं कहलाऊंगा। उन्होंने समझौता नहीं किया। इसलिए इंसानियत के लिए, गैर बराबरी के खिलाफ, गुलामी के खिलाफ, अमानवीयता के खिलाफ समझौता अगर आप करते हैं तो आपका इतिहास लिखा जाएगा। अगर आपने इंसानियत के लिए सतहीन, बुद्ध क्यों दुनिया में जाने जाते हैं? उन्होंने इंसानियत का मार्ग चुना। शहीद भगत सिंह क्या चाहते थे? वो जुल्म के खिलाफ ही तो लड़ रहे थे, चाहे वो किसी भी तरह का जुल्म हो। लेकिन जो लोग अपने नफा नुकसान के लिए समझौता करते हैं, वो इतिहास में काले अक्षरों में भी नहीं दर्ज हो पाते हैं। चलिए, आज की दूसरी बड़ी खबर, राहुल गांधी को 2 साल की जेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक कानून बना दिया था कि जिनको 2 साल की जेल होगी या 2 साल से ज्यादा की, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं सजा पूरी होने के 6 साल बाद तक। मतलब राहुल गांधी को अगर 2 साल की सजा हो गई तो कम से कम 2 साल और फिर 6 साल, 8 साल वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। यह तब किया गया जब लालू यादव पर गिरफ्तार सजा होने के खतरे मंडरा रहे थे। उस समय कांग्रेस बिल लाना चाहती थी, लेकिन यही राहुल गांधी, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के चपेट में आकर उन्होंने बिल फाड़ दिया। अब उसी के जाल में फंस गए। इस देश में चुनाव आयोग कब ईमानदार हुआ? जब लालू यादव को चुनाव हराना था, जब मायावती को चुनाव हराना था। उनके हाथी ढके गए थे। लालू यादव के समय पर्चा नहीं साटने दिया गया। और ये लोग कहते हैं कि चुनाव आयोग ईमानदार था। 2 ही बार ईमानदार हुआ। मायावती जी को चुनाव हराना था, लालू यादव जी को चुनाव हराना था। इस देश में जब पिछड़ा, दलित, आदिवासी राजनीति में आने लगा 90 के दशक में, तो कहा गया कि राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है। आज तक किसी टीवी अखबार के मनुवादी पत्रकार ने नहीं कहा कि राजनीति का पैसाकरण हो रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लालू यादव की पार्टी, अखिलेश यादव की पार्टी, मायावती जी की पार्टी, ये सब बहुजनों की पार्टी है। ये वोट वाली पार्टी है। और जो सबल लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, वो पैसे वाली पार्टियां हैं। राजनीति में अपराधीकरण नहीं हुआ है, राजनीति का पैसाकरण हुआ है। वही लोग जो कहते थे कि पहले की पढ़ाई बहुत अच्छी है, आज पढ़ाई खराब हो गई। क्यों? जो पहले श्लोक बोलता था, संस्कृत में 2-4 श्लोक बोलता था, उसको ज्ञानी माना जाता था। आज जो विज्ञान की बात करता है, जो कंप्यूटर की बात करता है, जो साइंस की बात करता है, उसको ज्ञानी माना जाता है। इसलिए आज पढ़ाई लिखाई ज्यादा बेहतर हुई है। इसलिए वो कहते हैं कि नहीं, पहले पढ़ाई लिखाई बेहतर थी। यह आपके दिमाग को कुंद किया जाता है। ये वही लोग हैं जो कहते थे कि जो पढ़ेगा लिखेगा वो बेकार होगा, जो खेलेगा कूदेगा वो नवाब होगा। कौन लोग कहानी फैलाते थे गांव में कि बच्चा पढ़ेगा तो पागल हो जाएगा? कौन लोग कहानी फैलाते थे किसान रहोगे तो खुशी रहोगे? कौन लोग ज्ञान फैलाते थे कि भैया किसानी करते रहो, और जिन्होंने शहर पर कब्जा कर लिया? इसलिए संत रविदास ने कहा था, बेगमपुर बसो। ये सारे शब्दों के जाल हैं। आज हर कोई पढ़ने लिखने लगा है, तो याद कीजिए वो कौन लोग हैं, पहचानिए उनको, जो कहते हैं कि भैया ये तो कलयुग आ गया। अरे कलयुग नहीं है, ये कलम युग है। ये सबको पढ़ने लिखने का युग है। दुनिया बेहतर हो रही है। और रही बात पत्रकारिता की, तो कांग्रेस के दौर में पत्रकारिता और घटिया थी, बाबा साहब के दौर में पत्रकारिता और घटिया थी। आज सब लोग, आज तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछा जा रहा है, तो पत्रकारिता में भी बहुजनों की भागीदारी बढ़ी है। तो जो ये लोग, जो मनुवादी कुछ कहे ना, तो उसके उल्टा सोचना शुरू कीजिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने नए घर को प्राचीन नाम दे दिया, क्योंकि इनको बुद्ध में भारत को खत्म करना था। कोई नया घर बना के उस घर का नाम प्राचीन रखता है क्या? कोई नई किताब लिख के उस किताब का नाम प्राचीन रखता है क्या? प्राचीन किताब, प्राचीन मंदिर, क्योंकि कुछ छुपाना था। किसी का पुराने घर से अपने घर को पुराना साबित करना था। तो ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी हुई है। और सोचिए, राहुल गांधी अपने ही कर्मों की सजा काटेंगे और उसी बिल में फंस गए हैं। मोदी जी के एक बात के लिए तो तारीफ करनी पड़ेगी। एक कोलेजियम सिस्टम हटाने का कैंपेन चला रहे हैं, और दूसरा, किसी भी धर्म में जातिवाद हो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, और तीसरा, कोलेजियम सिस्टम अगर हटता है तो यह सबसे ऐतिहासिक काम होगा। एक और खबर जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज ईवीएम को लेकर बड़ी बैठक हुई है।
शरद पवार के घर पर। 2024 से पहले तमाम विपक्षी दल ईवीएम को लेकर कैंपेन चलाएंगे। कौन लेके आया ईवीएम? कांग्रेस। कौन सीबीआई इनकम टैक्स ईडी का इस्तेमाल करती थी? कांग्रेस। लेकिन तब एससी एसटी ओबीसी नेताओं के खिलाफ, आज मोदी जी के राज में सारे विपक्षी के खिलाफ। कौन लालू यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव को चोर का सर्टिफिकेट देता था? इस देश की मीडिया और यही आम आदमी पार्टी वाले। आज वो खुद उसकी चपेट में है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश को बनाने में, इस देश का गरीब मजदूर, एससी एसटी ओबीसी इस देश का मेहनत कश लोग हैं, देश को बनाते हैं। वो कभी देश से गद्दारी नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। इसलिए टीवी और अखबार के चपेट में मत आइए और वो जो बोले उसके उलट सोचिए, तब आपको पता चलेगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि इस देश में संविधान रहे, संविधान के लिए लड़िए, क्योंकि हमें जो भी मिला है वो कलम युग में मिला है, संविधान में मिला है। कलयुग नहीं है, कलम युग है। सबको पढ़ने का अधिकार है। दुनिया एडवांस हो रही है, दुनिया बेहतर हो रही है, हर चीज बेहतर हो रहा है। इस देश में जो लोग कहते हैं कि पुरानी पढ़ाई अच्छी थी, पुरानी व्यवस्था अच्छी थी, पुराना राज अच्छा था, वो समझिए कि आपको बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। दुनिया बेहतर हुई है। पहले कालरा से लोग मरते थे, अब तो कोरोना का भी इंजेक्शन निकलता है। पहले लोगों की उम्र कम होती थी, अब दवाइयां ज्यादा मिल रही है। पहले ज्यादा बच्चे मरते थे, अब कम हो रहे। दुनिया बेहतर हो रही है। हाँ, एक लेवल पे जो एक मसला है पॉल्यूशन का, वो खराब हो रहा है और उसके लिए सबको सजग होने की जरूरत है। बाकी चीजों में दुनिया तरक्की कर रही है, तो इन सबके बहकावे में मत आइए। एक कलयुग नहीं, कलम युग है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।